आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से आपको जानकारी देते, जहां पर लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के साथ इनाकाद के लिए आईनी तरमीम बिल आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के हवाले से आज लोकसभा में वो पेश हो सकता है। अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से ये बिल पेश करने की तवक्का है और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में ये बिल जो है वो पेश आज हो सकता है। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के एक साथ इनाकाद के लिए आईनी तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। इसे दोनों ऐवानों की मुश्तरका कमेटी के पास भेजा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल, जहां पर आज वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल आज बिल पेश करेंगे। इसकी तारीफ के बाद मेघवाल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से दरख्वास्त करेंगे कि इस बिल को वसी तर मशावरात के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के पास भेजे जाए। और जहां पर आज वज़ीर दाखिला अमित शाह भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं और आज ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के एक साथ इनेकाद के लिए जो ये बिल है उसे आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उसे दोनों ऐवानों की मुश्तरका कमेटी के पास भी आज भेजा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल मरकजी वजीर कानून अर्जुन मेघवाल की जानिब से आज ये पेश किया जा सकता है और इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से दरख्वास्त की जाएगी कि इस बिल को वसी मशावरात के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के पास भेजा जाए। और लगातार देखने को मिल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे तो काफ़ी वक्त से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ये बिल कब पेश होगा, जहां पर आज लोकसभा में ये बिल जो है पेश किया जाएगा। इधर राज्यसभा में रुकन पार्लियामेंट जेपी नड्डा ने कहा कि दफा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में गैर आईनी तरीके से लाया गया था, जबकि इस पर ऐवान में कोई बहस नहीं हुई थी। अपने खिताब में जेपी नड्डा ने कहा कि दफा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी हकूक से दूर रखा गया और हमेशा से ही कांग्रेस ने आइन के खिलाफ वर्जियां की है। तो मैं कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अंबेडकर से बात करें, अंबेडकर जी से बात करें, बाबा साहब अंबेडकर जी से। बाबा साहब अंबेडकर जी को जब उन्होंने अप्रोच किया तो आर्टिकल 370 जो बाद में आया वह उसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा वो मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यू विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, शी शुड बिल्ड रोड्स इन द एरिया, शी शुड सप्लाई यू फूड ग्रेन्स एंड कश्मीर शुड गेट इक्वल स्टेटस एज इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be treacherous thing against the interest of India and I as a law minister of India will never do it. बड़े स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब अंबेडकर ने
शेख अब्दुल्ला के। लेकिन संविधान पर आघात तो शुरुआत हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया और आर्टिकल 370 के ही विरोध में मुझे ये गौरव है ये बोलते हुए कि उस समय के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवाज को उठाया और कहा, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने बलिदान दिया। श्रीनगर की जेल में संदेहास्पद स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह इस बात का प्रमाण है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, अगेन आई विल टॉक अबाउट द गुड लॉट एंड द बैड लॉट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू जी को और यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनकी रहस्यमय मौत हुई है, लेकिन वह आवाज दबा दी गई, वह रिक्वेस्ट को नकार दिया गया। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि नहीं सिर्फ आर्टिकल 370 आया, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गुड लॉट एंड बैड लॉट। कैसे चीजें चेंज करती हैं। आर्टिकल 370 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से 1954 में 35A लाया गया और 35A को प्रेसिडेंशियल असेंट जो दिया गया, दैट वाज देन विदाउट पार्लियामेंट्री डिबेट। उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। आजकल बहुत चर्चा होती है डेमोक्रेसी की, आजकल बहुत चर्चा होती है प्रजातंत्र की। आप 370 में 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाते हैं और आप उसकी डिबेट तक नहीं करते हैं, बाईपासिंग द यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। वह 35A लागू हो गया। और वह 35A क्या था? वह 35A डिफाइन करता था कि जम्मू कश्मीर में कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, हु विल बी दिस स्टेट सिटीजन। और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा जो 1944 के पहले रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएंगे। दिल्ली से लगातार जो स्कूलों में बम की धमकियां मिल रही है और वहीं पर आज भी बम की धमकी मिली है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम की धमकियां मिल रही हैं और आज सरस्वती विहार के स्कूल को भी धमकी वहां पर मिली है और मौके पर ही पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज सुबह बम की धमकियां मिली है। जनूबी दिल्ली और शुमाली मगरबी दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकियां लगातार देखने को मिल रही है। जनूबी दिल्ली में इंडियन पब्लिक स्कूल और शुमाली मगरबी दिल्ली के सरस्वती विहार के स्कूल को धमकियां मौसूल हुई है। इतला मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड वहां पर पहुंच गया है। स्कूल के अहाते को खाली कर लिया गया है और तहकीकात भी वहां पर की जा रही है। और इससे पहले भी लगातार जो दिल्ली के कुछ स्कूल्स हैं वहां पर उन्हें बम की धमकियां मिलती हैं। कभी स्कूल्स में मेल भेजा जाता है और आज भी सुबह सवेरे जो स्कूल है वहां पर बम की धमकियां जो है वो मौसूल हुई है और इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची है और फिलहाल तहकीकात जो है वहां पर की जा रही है। और आज जनूबी दिल्ली और शुमाली मगरबी दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकियां जो है वो मौसूल हुई है। तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे केशव ज्वाइन कर चुके हैं। केशव बताएगा कि लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि जो स्कूल्स है वहां पर बम की धमकियां मिल रही है और आज भी बम की धमकियां मिली है। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, ये धमकियां ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और हमने देखा है कि बड़े स्तर पर इन स्कूलों को कई बार ऐसी धमकियां मिली हैं और उसके बाद प्रशासन हरकत में आई। उसके बाद अगर हम जांच की बात करें तो स्कूलों की जांच की गई और बच्चों को रेस्क्यू कराने का भी काम हुआ। लेकिन ये घटनाएं आखिरकार क्यों हो रही हैं? दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार गृह मंत्री अमित शाह को घेर रही है, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है।
अब देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली में कब सुरक्षा के मुद्दे पर स्कूलों में इस तरीके की जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, ये कॉल्स कब रुकेंगे और इस पर जी। गृह मंत्रालय कब एक्शन लेगा, ये देखना बाकी। अच्छा केशव बताएगा कि इससे पहले भी मिला है, तो कुछ तहकीकात हुई कि आखिर जो ये धमकियां है वो कहां से मिल रही है स्कूल्स में? देखिए अभी इसको लेकर ट्रैकिंग का काम जो है अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन ये जो कॉल्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज से बाहरी कॉल्स हैं। जी। बताया जा रहा है कि कोई अलग अलग आपत्तिजनक जो एजेंसियां हैं, जो संगठन हैं, वो डर का माहौल बनाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अब ये जांच का विषय है और बहुत जल्द इस पर तस्वीर साफ होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव जानकारी देने के लिए। केशव आपको अपडेट कर रहे थे कि लगातार जो दिल्ली में बम की धमकियां हैं वो लगातार मिल रही है और फिलहाल पुलिस की तरफ से जो तहकीकात है वो भी की जा रही है। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के हवाले से लोकसभा में बिल पेश हुआ और अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से ये बिल जो है वो पेश हुआ है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से जो बिल है वो पेश हुआ है और लोकसभा में इस बिल को पेश कर दिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से इस बिल को जो है वो पेश किया गया है, जहां पर लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया है। असेंबली इंतखाबात के एक साथ इनेकाद के लिए एक आईनी तरमीमी बिल जो है अभी इस वक्त लोकसभा में पेश हुआ है और इस बिल को अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से पेश किया गया। अलग अलग संविधान संशोधन भी और अन्य विधेयक के समय भी दलों के प्रमुख नेताओं को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए परंपरा पूर्व में रही है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो दल के नेता हैं वो अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। जब बिल विधेयक आएगा उस समय आप डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। It's not proper and सेपरेट होगा, सेपरेट और डिस्कशन होगा सर। allot me the time for only one person leaders, okay, but a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that is to be introduced separately, that is to be introduction has to be discussed, then take the other bill, otherwise it will be not fair as far as constitution amendment is concerned. माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषय पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution
which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism, the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभा एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना।
अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो, ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है। संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए। तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप एक मिनट प्लीज आप प्लीज एक मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में। प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली। मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी मान्य सदस्यों आगे बोल रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण, आप दोनों तय कर लो पहले। नोटिस है। चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रेड इन बिटवीन द लाइन्स। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।